Hello everyone, this is your educator Anjali Sharma and I welcome you all to Arpita Sharma classes. I hope you all are doing good, and in this series we'll be covering some super important topics in Indian economy for UPSC CSE prelims plus mains. Our today's class is on the basic indicators of economy, which include national income, price index, production and foreign trade. एंड वैसे पॉपुलेशन भी होता है बट उसके बारे में हम ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. नेशनल इनकम के बारे में भी पुरानी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा. Before that, a small announcement. Arpita ma'am is taking live classes on medieval history and ancient history course on Unacademy Plus. You can use code Sharma20 to get 10% discount. Also, you can join our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease for class updates and notes. So now let's begin with our today's first question is, what is economic indicator? So an economic indicator is a piece of economic data, usually macroeconomic scale, that is used by the analysts to interpret current or future investment possibilities. तो economic indicator में आपकी बात करी जा रही है कि जो चीज़ आपकी इकोनॉमी की हेल्थ को बताए कि आपकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, क्या आपकी इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, क्या आपका इकोनॉमी का हेल्थ कैसा है, आपके सिटीजन्स के हालात कैसे हैं, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं, डिक्लाइन कर रही है, आपकी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स कैसे चल रहे हैं. तो दैट ऑल इज डिपेंडेंट ऑन, मतलब आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है. और ये किससे पता चलता है आपको? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से. ठीक है. और यूजुअली होता है मैक्रो इकोनॉमिक स्केल का, मतलब होल नेशनल लेवल स्केल का होता है, जिसमें कि आप काफी लार्ज स्केल पे डेटा कलेक्ट करते हैं कि so that we can know exactly कैसी इकोनॉमी की सिचुएशन है अभी. These economic indicators also help to judge the overall health of an economy. That I just said, economic indicators can be anything the investor chooses. Investor कुछ भी अपने हिसाब से चूज कर सकता है कि वो कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर देखना चाहता है. But specific pieces of data released by the government and non-profit organizations have become widely followed. But कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो ज्यादातर लिए जाते हैं समझने के लिए, दैट आर यूजुअली रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट और एनपीओ. लेट अस अंडरस्टैंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अ बिट मोर. तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हम इस प्रेजेंटेशन में पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल इनकम, जो कि जीडीपी के द्वारा होता है, पता चलता है. प्राइस इंडेक्सेस, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. और ये दोनों जो प्राइस इंडेक्स हैं ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि मैंने क्विज में पूछे भी हुए हैं. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के लिए इंडेक्स होता है. एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है, जिसमें कि हम थोड़ा सा बीओपी के बारे में भी पढ़ेंगे. अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जब आप क्लासिफाई करते हो टाइम के हिसाब से, अगर आप उसके टाइप्स जानना चाहो तो 3 टाइप के होते हैं: लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स एंड कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स. तो लीडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपको फ्यूचरिस्टिक होते हैं. ठीक है. तो इट टेल्स अस वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड इन फ्यूचर, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर्स. जैसे कि हम स्टॉक मार्केट की इंडाइसेस अगर देखते हैं तो कुछ भी अगर अजम्पशन होती है कि क्या हमारा बुलिश फेयर में जाएगा या बेरिश फेज में जाएगा, क्या प्राइसेस ऊंचे जाएंगे, तो इसके बारे में जो भी आता है उसके हम अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा. तो जो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो फ्यूचर के अनुमान को लगाते हैं, दैट आर नोन एज लीडिंग इंडिकेटर्स. लैगिंग इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? जो कि आपके पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करके एनालाइज करके बताते हैं कि मतलब पुराने टाइम में क्या हुआ था. लैगिंग इंडिकेटर्स मेजर द आउटपुट दैट्स ऑलरेडी अकर्ड टू गेन एन इनसाइट ऑन फ्यूचर. तो हमें फ्यूचर का पता लगाने के लिए जब हम पुराने ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटा को देखते हैं, जैसे कि जो जीडीपी रिपोर्ट्स आती हैं वो पहले की 3 महीने की कैसी रही वो 3 महीने बाद आती है, तो वो लैगिंग इंडिकेटर्स है, क्योंकि मैं पास्ट में डेटा स्टडी कर रही हूँ फ्यूचर एनालाइज करने के लिए. Now, coincident indicators, these changes approximately at the same time as the whole economy and thus provide the current state of the economy. अब इसमें क्या होता है कि लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स फ्यूचर और पास्ट में आ गए. कोइंसिडेंट जो होते हैं वो प्रेजेंटली ही चल रहे होते हैं. अभी क्या हुआ, अभी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी है, अभी मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, वो साथ के साथ कलेक्ट किया जाता है. सच डेटा इज नोन एज कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स. अब इन्हें हम डायरेक्शन के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं.
जैसे कि प्रो साइक्लिकल इंडिकेटर्स, काउंटर साइक्लिकल इंडिकेटर्स, ए साइक्लिकल इंडिकेटर्स। तो प्रो साइक्लिकल क्या होते हैं? दे मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द जनरल इकोनॉमी, कि जैसे कि अगर इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है तो वो भी साथ में इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन। और जैसे कि जीडीपी है वो प्रो साइक्लिक इंडिकेटर है। प्रो साइक्लिक इंडिकेटर कैसे है कि अगर जीडीपी का ग्रोथ रेट हमारे पास अच्छा है तो हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर जीडीपी बहुत ही डिक्लाइन हो रहा है या अच्छा नहीं जा रहा है या बहुत ही कम परसेंटेज है तो हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी भी अच्छी नहीं चल रही है या इट इज डूइंग बैडली। नाउ काउंटर साइकिल इंडिकेटर्स कौन से हैं? दे मूव ऑपोजिट इन द डायरेक्शन टू द जनरल इकोनॉमी। तो इनका साथ में आपस में इनवर्स रिलेशन है कि मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो हमारी इकोनॉमी अच्छी तो नहीं हो रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या कहते हैं, हमारी इकोनॉमी का जो हेल्थ है दैट इज डिटोरिएटिंग, दैट इज डिक्रीजिंग। इन शॉर्ट रन दे राइज व्हेन द इकोनॉमी इज डिटोरिएटिंग, लेकिन शॉर्ट रन पे ये राइज करते हैं। नाउ ए साइक्लिकल इंडिकेटर्स, इनका कोई रिलेशन नहीं होता है इकोनॉमी कैसी कर रही है उससे या किसी भी बिजनेस साइकिल से, कि अगर डिप्रेशन का टाइम भी है इकोनॉमी में तो भी इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या माइट भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते। दे मे राइज और फॉल व्हेन द जनरल इकोनॉमी इज डूइंग वेल एंड मे राइज और फॉल व्हेन इट इज नॉट डूइंग वेल। So yes, now let us come to understanding GDP indicator। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसके बारे में ऑलरेडी पुराने वाली पूरी क्लास गई है जिसमें हमने नेशनल इनकम के मेजर्स पढ़े हैं, बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। जीडीपी जो है इट इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर विच रिकॉर्ड्स द लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एनी नेशन गिवन नेशंस इकोनॉमी। तो ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हुआ है एक इकोनॉमी में वो बताती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर अ कंट्री एज इट असिस्ट्स इन रिकॉर्डिंग द लेवल ऑफ आउटपुट विद इन देयर इकोनॉमी अलॉन्ग विद इन पार्ट एक्टिंग एज अ बेंचमार्क फॉर लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो जीडीपी जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स आपकी इकोनॉमी में कैसी है ये भी बताती है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये इट शोज द लेवल ऑफ आउटपुट, कि कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ पूरी इकोनॉमी में, कितना हमारा अग्रीगेट आउटपुट है ये बताती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन मेजरिंग द इम्प्रूवमेंट इन नेशंस जीडीपी द जीडीपी ग्रोथ रेट इज ऑफन यूटिलाइज्ड, कि हम जब जीडीपी का देखते हैं कि कैसी इंप्रूवमेंट हुई है तो उस टाइम पे ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रोथ रेट क्या होती है, जो पुरानी मेरी जीडीपी थी और जो अभी मेरी जीडीपी है इनका जो डिफरेंस होता है that is the growth rate of GDP. This involves comparing the current level of GDP to the preceding year with the percentage difference being the growth rate. GDP can also act as an indicator for the level of living standards within a nation's economy, just as I said above. Through using the GDP per capita metric, it can also act as a more understandable indicator of living standard. अब per capita से क्या मतलब है यहाँ पे, तो जीडीपी पर कैपिटा जो होती है दैट मीन्स योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा। पर कैपिटा का यहाँ मतलब है पर पर्सन, तो आपके जो जीडीपी का शेयर है उसमें पर पर्सन का एवरेज क्या कंट्रीब्यूशन दैट इज चेक बाय जीडीपी पर कैपिटा। जैसे कि अगर आप पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो व्हाट डज इट मेजर, इट मेजर्स द एवरेज इनकम अर्न्ड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफिक ईयर। एक साल में एक ईयर में कितना, या 5 साल में 5 ईयर में, मतलब इट मीन्स कि एक स्पेसिफिक साल के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितने लोगों की जो एक आदमी की कमाई है वो एवरेज कितनी है, ठीक है। तो दस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और एक आदमी की आपकी जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी है या एवरेज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी है उससे पता चलता है कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द ओवरऑल लेवल ऑफ जीडीपी विद इन एनी गिवन नेशन बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट नेशन। रियल, नॉमिनल, ग्रीन और ये वाली जो जीडीपीज हैं, रियल जीडीपी, नॉर्मल जीडीपी जिसमें करंट प्राइसेस और बेस प्राइसेस पे जो हमने जीडीपी कैलकुलेट करी है, या ग्रीन जीडीपी क्या होती है, ये सारा कुछ पुराने वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, आप फटाफट से देख सकते हैं, वो बहुत ही छोटे साइज की वीडियो है। सो नाउ इज जीडीपी अ सूटेबल इंडिकेटर फॉर प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कि क्या जीडीपी हमें लगता भी है कि वो सही बता पाती है इकोनॉमी के बारे में। नाउ वाइल्स जीडीपी एक्ट्स एज द मेन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोस्पेरिटी विद इन एन इकोनॉमी, critics say that the metric isn't perfect,
परफेक्ट तो नहीं है जीडीपी, ऐसा इसके क्रिटिक्स या क्रिटिसिज्म में कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एज एन एग्जांपल one of the criticisms is that it doesn't take into the account or the value of cash economy। जो मेरी goods and services प्रोड्यूस हुई उसी के बारे में बता रहा है, कैश इकोनॉमी को ये नहीं ले रहा है अपने कंसिडर करने में। और इंडिया में काफी काफी चीजें कैश में जगह पे चलती है, अब कैशलेस इकोनॉमी होने की तरफ हम जा रहे हैं, अब डिजिटलाइजेशन हो रही है, बट कैश हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम रहा है एक्सचेंज का। So, moreover, another critique of GDP as a measure of economic well-being is that it doesn't account for non-material aspects, कि जो non-material aspects हैं उनको ये ध्यान में नहीं लेता है। Example being the crime rate, access to food and education, along with the pollution associated with the production। तो इसमें जो ये वाले एस्पेक्ट्स हैं, जो कि आपकी क्राइम रेट हो गई, आपको कितनी अच्छी सुविधाएं मिल रही है एजुकेशन में, फूड में, या कितना आपकी पोल्यूशन हो रहा है, जिस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा दिखा रहे हैं कि ओहो इसने तो बहुत ज्यादा जीडीपी में अपना शेयर दिया है, उसने कितना पोल्यूशन क्रिएट किया, उससे कैसे अफेक्ट हो रही है लोगों की लाइफ, ये सब चीजें नहीं दिखाती। तो इसलिए इट इज नॉट अ परफेक्ट measure of indicator, measure of prosperity of a country. Now let us understand what are price. So what are price indexes? Now price index is a measure of how prices change over a period of time। तो एक वक्त में प्राइसेस कैसे बदल रहे हैं ये चीजें चेक करती है प्राइस इंडेक्सेस, और इसे हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी मेजर करता है। इंडिया में दो प्राइस इंडेक्सेस को काफी मान्यता दी गई है, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब पुराने टाइम पे चलता था, और अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चलता है। इनफैक्ट दैट वाज आल्सो अ क्वेश्चन in your UPSC का prelims वाला previous year question। So the wholesale price index represents the price of a basket of wholesale goods। WPI focuses on the price of goods that are traded between corporations। तो wholesale जैसे कि हमें पता चल रहा है, तो ये consumers की बात नहीं करता है, ये बात करता है कि large scale पे मतलब corporations के बीच में, retailers और wholesalers के बीच में कैसी सेलिंग हो रही है, ठीक है, कैसी प्राइसेस चेंज हो रही है। नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूपीआई इज मॉनिटरिंग प्राइस ड्रिफ्ट दैट रिफ्लेक्ट डिमांड एंड सप्लाई इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री। तो इन तीनों के प्राइसेस में चेंज को रिफ्लेक्ट करना, डिमांड एंड सप्लाई कैसी बढ़ रही है, घट रही है मैन्युफैक्चरिंग में या कंस्ट्रक्शन में या इंडस्ट्री में, ये चीजें चेक करना, ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स का मेन ऑब्जेक्टिव। डब्ल्यूपीआई हेल्प्स इन असेसिंग मैक्रो इकोनॉमिक एज वेल एज माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी। तो ये लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दोनों तरीके के इकोनॉमी की कंडीशंस को चेक करने में मदद करता है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया, पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इट इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पुराने क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है कि इसको कौन पब्लिश करता है। All transactions at the first point of bulk sale in the domestic market are included। Major criticism for this index is that general public does not buy products at wholesale price। जो भी wholesale price है उस पे general public आपकी नहीं purchase कर पाती products। और जो base year है ऑल इंडिया WPI का, वो 2004-05 से रिवाइज करके 11-12 कर दिया गया है 2017 में, ठीक है। Have a look on consumer price index, which is another very important index from India's point of view। So the consumer price index or CPI is an index used to calculate the inflation in the country। In 2014 April, the RBI had adopted the CPI as its measure of inflation। और उस टाइम जो RBI के गवर्नर थे उन्होंने ये मेजर चूज किया था। So the consumer price index or CPI is the measure of changes in the price level of basket of consumer goods and services bought by the households। तो यहाँ पे बात हो रही है जो आपके consumers जिस रेट पे खरीदते हैं उस prices की। So CPI is numerical estimation calculated using the rate of a sample of representative objects, the price of which are gathered periodically। The consumer price index or CPI is responsible for tracking the shift in retail prices of the essential and daily goods and services consumed by the household across the country। पूरी कंट्री में हाउसहोल्ड जो जो गुड्स यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उनके प्राइसेस में रिटेल लेवल पे क्या चेंजेस हो रही हैं डेली गुड्स एंड सर्विसेज के, वो चेक करती है ये। सीपीआई कैप्चर्स चेंजेस इन प्राइस लेवल एट द कंज्यूमर लेवल, जो कि आपकी डब्ल्यूपीआई नहीं करती है। सीपीआई चेंजेस इन प्राइसेस एट द प्रोड्यूसर लेवल आर ट्रैक्ड बाय द होलसेल प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई, जो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है। सो
CPI can capture the change in the prices of services which the WI cannot. The RBI governor, ex-governor Raghuram Rajan shifted to CPI is because WPI neglects services and bottlenecks between a wholesaler and retailer. CPI based on 260 commodities including certain services measures the change in prices at retail level. The base year for CPI is 2012. So what are the types of consumer price index? So there are four types of consumer price index. It is CPI for industrial workers, CPI for agricultural laborers, CPI for rural laborers and CPI for rural urban combined. So industrial workers का क्या है? It tries to measure the alterations over a period of time on the prices of a fixed basket of goods and services utilized by the industrial workers. तो industrial workers जो goods and services use करते हैं उनका जो fixed basket है उसके प्राइसेस में क्या ऑल्टरेशंस हो रही हैं वो चेक करता है. द टारगेट ग्रुप वुड बी एन एवरेज working class family with any of these seven sectors of the economy ranging from factories, mines, plantations, motor transport, port, railways to electricity generation and distribution. It is compiled by the Labour Bureau. Now, agricultural laborers के बारे में जो CPI आता है वो क्या करता है? The Labour Bureau compiles this data to revise minimum wages for the agricultural laborers in different states. Rural laborer का जो होता है it is also compiled by the Labour Bureau and जो rural urban combined होता है ये the CSO which is now the National Statistical Office. इसके बारे में भी मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है कि दो ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज होकर के अब NSO बन चुकी हैं जो कि हमारा नेशनल इनकम का डेटा भी पब्लिश करती हैं. So NSO जो है वो इसका डेटा कंपाइल करता है. Now, what is the difference between WPI and CPI? So the context और definition would be कि जो ये है कि wholesale level पे चेक करता है, retail level पे चेक करता है. Then आपकी publishing office जो है वो WPI की एक सेकेंड जो वो WPI की ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और CPI की है CSO या फिर NSO. ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. WPI जो चेक करता है गुड्स ओनली, इट चेक्स गुड्स एंड सर्विसेज बोथ. इसका जो इन्फ्लेशन मेजरमेंट है इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन और इट इज फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन. फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब जब आपकी गुड मैन्युफैक्चर हुई तभी तो आप उसके होलसेल प्राइस इंडेक्सेस प्राइसेस पता कर सकते हैं ना. और CPI है जो फाइनल स्टेज मतलब कि आपने कंज्यूमर को किस प्राइस पे सेल किया है. द प्राइसेस फॉर पेड बाय WPI इज अंडर द मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स. CPI के अंडर प्राइसेस कौन पे करता है? कंज्यूमर्स. टाइप्स ऑफ कमोडिटीज कवर्ड इसके अंदर जैसे इनपुट मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स, इंटरमीडिएट गुड्स लाइक मिनरल्स, मशीनरी, बेसिक मटेरियल्स एक्सेट्रा, ये सब कैलकुलेट होते हैं. और CPI के अंडर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, अपैरल, फूड्स एंड बेवरेजेस, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर, ये सब होता है. बेस ईयर WPI का भी 11-12 है, CPI का 2012 है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ. So the index of industrial production is an index that shows the growth rates in different industry groups of the economy in a fixed period of time. तो जो IIP है इट इज एन इंडेक्स जो कि आपका ग्रोथ रेट दिखाता है डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स में. जो आपके डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं इकोनॉमी के अंदर वो आपकी कैसे ग्रो कर रही है, वो जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिखाए, दैट इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है. क्यों? क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी है तो उसके हिसाब से आपकी इकोनॉमी कैसी कर रही है ये इससे भी पता चलेगा कि आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ कितनी अच्छी है या आपकी कैसी चल रही है इकोनॉमी में इंडस्ट्री की सिचुएशन, कौन सी इंडस्ट्री का कितना लेवल अच्छा जा रहा है. It is compiled by and published monthly by the CSO, Ministry of Statistics Program and Implementation. IIP is a composite indicator that measures the growth rate of industry classified under. अब growth rate कौन सी तरह की इंडस्ट्रीज का में डिवाइड किया गया है इन्हें? एक तो ब्रॉड सेक्टर और एक यूज बेस्ड सेक्टर. जो ब्रॉड सेक्टर है वहां पे आ गए माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी. यूज बेस्ड सेक्टर जो है आपकी वो आ गए बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. और इसका बेस ईयर क्या है? 2011 and 12. तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको ऐसे पता चल जाएगी कि जो द 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया हैं अब वो कौन सी है, आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दें. और अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगी. रिप्रेजेंट्स अबाउट 40% ऑफ द वेट ऑफ द आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द IIP. ठीक है, तो मतलब जो आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की उनका वेट जो है, वेटेज उनका जो IIP में है, 8 इंडस्ट्रीज ही मिला के आपका 40% इंक्लूड करती हैं IIP में.
Now significance क्या है? It is the only measure of the physical volume of production. It is used by the government agencies like Ministry of Finance, Reserve Bank of India, etc. for policy making purposes. IIP remains extremely relevant for the calculation of quarterly and advanced GDPs. तो अभी September 29 में कुछ updates आई थी IIP के बारे में, वो मैं बता देती हूँ. The index of industrial production for the month of September 2019 has contracted by 4.3% as compared to the month of September 2018. तो उसमें contraction आ गई 4.3% की, मतलब गिरावट आ गई थी. This is the first time after November 2012 that all three broad-based sectors, which are mining, manufacturing and electricity, have contracted, and lowest monthly growth in 2011-12 base years. तो 2011-12 का जब से हमने base year चुना है, तब से ये सबसे ज़्यादा कम growth थी. तो अब रीजंस क्या हो सकते हैं आईआईपी कॉन्ट्रैक्शन के? वो है लोअर एग्रीकल्चरल ग्रोथ, हमारे इकोनॉमी में जो स्लो डाउन हुआ है, और जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ का भी स्लो डाउन हुआ है इंडियन इकोनॉमी में वो. तो अब पता करते हैं फॉरेन ट्रेड कैसे आपकी इकोनॉमी. ठीक है, फॉरेन ट्रेड आपको पता होगा कि हम भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर्स लेने हैं. अगर हम कंपनी की बात करें, अगर हम इंटरनेशनल कंपनीज की बात करें, तो उनके बारे में भी हम काफी कुछ पता करते हैं कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले. तो फॉरेन ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स. जब हम नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज या कैपिटल का एक्सचेंज करते हैं, जो भी हम अपनी सर्विसेज उधर प्रोवाइड करते हैं, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हमने काफी सारे मेडिसिन export किए हैं, which is called as a drug export. It is also called the international trade, external trade और interregional trade. जबकि हम ट्रेड कर रहे हैं दूसरी कंट्री से या नेशन के बॉर्डर्स के बाहर. ठीक है, it consists of import, exports and entreport. And now what is import export? तो पता है. entreport क्या होता है बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में. अब entreport क्या होता है? जब मैंने मान लीजिए मैंने बहुत सारी गारमेंट्स बनाई और मुझसे श्रीलंका या बांग्लादेश खरीद रहा था. ठीक है, कि हमारी ट्रेड चल रही थी बांग्लादेश से. अब मैंने तो उसको वो गारमेंट 100 रुपए में बेची, बट वो इंटरनेशनल मार्केट्स में उसको आगे जो वो वही प्रोडक्ट आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं फॉर 150 और 200. तो ये वाली जो चीज होती है री एक्सपोर्ट इज नोन एज एंट्रीपोर्ट. सो इट इज अ सेंट्रल एक्टिविटी टू द जीडीपी ऑफ मेनी कंट्रीज एंड इट इज द ओनली वे फॉर पीपल इन मेनी countries to acquire resources that they require. So एक फॉरेन ट्रेड जो है वो आपको आपके बीओपी से भी पता चल जाता है, जो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो बताती है कि आपने कितना ट्रेड करा, आपके करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस कैसे रहे. नाउ इंडियाज ट्रेड इन एक्सटर्नल सेक्टर हैड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी ग्रोथ एज वेल एज द एक्सपेंशन इन पर कैपिटा इनकम. तो इंडिया का जो इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्टर है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है जीडीपी ग्रोथ पे. करंटली जो ट्रेड रिप्रेजेंट करता है दैट इज 43.3% ऑफ कंट्रीज जीडीपी. तो सिर्फ कंट्री की जीडीपी में ट्रेड से ही 43% आता है, 43.3. और ये उसकी फर्दर डिटेल्स है. ठीक है, और अगर जरा सा भी न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंट फॉरेन एक्सचेंज के हमारा जो रिजर्व है उसमें कितना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. सो लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू रिसेंट न्यूज अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज. So the foreign exchange reserve jumped by $6.4 billion in the week ended by July 3, 2020 to hit a fresh high of $513.25 billion. इतना ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है अब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो होते हैं ये दोनों चीज दिखा रहे हैं. एक तो कि आपका हेल्दी इनफ्लो है फॉरेन फंड्स का इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द अकाउंट ऑफ डिक्लाइन इन इम्पोर्ट आउटफ्लोज. दो चीजें दिखा रहा है कि एक तो लोगों ने काफी इम्पोर्ट करना कम कर दिया है तो हमारा जो आउटफ्लो है वो कम हो गया है, और दूसरा कि जो बाहर के लोग हैं वो काफी ज्यादा एफडीआई एंड फॉरेन पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा फंड्स का इनफ्लो बहुत अच्छा हो गया है. नाउ एक्सपर्ट्स से दैट द रिजर्व्स हैव बीन वेल सपोर्टेड डिक्लाइन in import outflow on account of sharp decline in crude oil prices, जिसके बारे में अभी अप्रैल में बहुत ज्यादा, अप्रैल में नहीं आई गेस मई में काफी ज्यादा चर्चा में था कि आपकी क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी कम हो गए हैं, एंड इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन ट्रेड. तो इसकी वजह से इम्पोर्ट आउटगो हमारा कम हो गया है. The rise in forex reserves not only provides the cushion to the economy in terms of covering the import expenditure, it has also resulted into the stability of rupee
अगेंस्ट द डॉलर। तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर अच्छी हैं, अगर आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा क्वांटिटी में है आपके पास, तो एक तो आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने इंपोर्ट एक्सपेंडिचर को कितनी बार कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आपकी जो रुपी है वो भी अप्रिशिएट हो रही है एज अगेंस्ट डॉलर। Now, experts say in times of dwindling economic activity and growth, rising forex reserves provides a lot of strength as now they cover 1 year of import expenditure. मतलब कि अब हम 12 महीने का import expenditure cover कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी रेंज होती है 9 to 12 अराउंड मंथ्स आपकी अच्छी import expenditure के लिए आपका अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है। So India's foreign exchange reserve started rising significantly from September 2019 और ये सारी न्यूज मैंने उठाई थी इंडियन एक्सप्रेस में से, ठीक है। आप थोड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। So the balance of payment उसको NCERT 12th में वाली बुक में ऐसे डिफाइन किया गया है कि it is the balance of payment is that records the transaction in goods, services and assets between the residents। क्योंकि एक यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था जिसके आपके ऑप्शंस में था कि एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है बिटवीन द गवर्नमेंट्स, तो इसलिए मैंने मेंशन किया कि नो, नॉट द गवर्नमेंट्स। जो आपकी गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स का ट्रांजैक्शन है दैट शुड हैपन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री विद द अनदर कंट्री और विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू अकाउंट्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो आपकी करंट अकाउंट जो है वो मेजर करती है क्या, रियल रिसोर्सेज का ट्रांसफर, जैसे गुड्स, सर्विसेज, इनकम। और बिटवीन वन इकोनॉमी एंड बिटवीन एन इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द करंट अकाउंट इज फर्दर subdivided into merchandise account and invisible account. Now invisible account will be for the services and merchant account would be for the goods. Capital account. The capital account can be broadly broken up into two categories, namely non-debt flows such as direct and portfolio investment, debt flows such as external assistance, commercial borrowings, non-resident deposits, etc. The financial account records and economic transactions in external financial assets and liabilities. अब एक कंट्री का बीओपी समझना इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो काफी कुछ पता चलता है बीओपी से, बट थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ये है कि बीओपी ऑफ अ कंट्री रिवील्स इट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, कि कैसा आपका फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है आपकी कंट्री का, वो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बता देता है। बीओपी स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू डिटरमाइन वेदर द कंट्रीज करेंसी इज अप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग। तो इससे ये भी पता चलता है कि आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है। और ये स्टेटमेंट जो है वो गवर्नमेंट को उसकी फिस्कल एंड ट्रेड पॉलिसीज फ्रेम करने में भी हेल्प करता है। इट provides important information to analyze and understand the economic dealings of a country with other countries. तो ये भी पता चलता है कि मेरी जो इकोनॉमी है वो दूसरी इकोनॉमीज के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ कैसा परफॉर्म कर रही है। नाउ बिफोर एंडिंग दिस क्लास आई एम गोना कवर इन द नेक्स्ट क्लास इस वाले टॉपिक का आपको बीओपी के प्राइसेस के बारे में बताऊंगी, और वो जो 8 इंडस्ट्रीज को बोला है मैंने आपको कमेंट करने में, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। तो नाउ लेट अस एंड दिस क्लास on a positive note. It is our attitude at the beginning of a difficult task which more than anything else will affect its success outcome. तो हमारा attitude कोई काम शुरू करते वक्त कैसा है यही उसकी success बताता है। Till then, happy learning and thank you so much for attending this class.